दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एंट्रेंस जंक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग 30 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हुए हैं। ठीक है, जो बीए, बीएससी और बीकॉम के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स जो हैं दोस्तों, सारे अपडेट्स आप लोग को टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि वहां आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ दोस्तों मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है। जो हमारा शनि ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा दोस्तों कितने वर्षों में पूरा करता है। ऑप्शन है दोस्तों 686 दिन, बी है दोस्तों 29.5 वर्ष, सी है दोस्तों 84 वर्ष और डी है दोस्तों 164.8 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 29.5 वर्ष में दोस्तों हमारा जो शनि ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों परिभ्रमण, बी है कक्षा भ्रमण, सी है घूर्णन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं दोस्तों घूर्णन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वसंत विषुव की स्थिति कब होती है। ठीक है, वसंत विषुव की स्थिति है दोस्तों वो कब होती है। ऑप्शन है दोस्तों 21 मार्च, बी है 22 मई, सी है 23 सितंबर और डी है 23 सितंबर तो दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 21 मार्च को दोस्तों वसंत विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला दोस्तों कह रहा है कि इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। ऑप्शन है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को, बी है दोस्तों 22 फरवरी और 23 अगस्त को, सी है दोस्तों 15 अक्टूबर और 23 दिसंबर को, डी है दोस्तों 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये घटना घटित होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन है दोस्तों कर्क रेखा पर, बी है मकर रेखा पर, सी है भूमध्य रेखा पर और डी है उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मकर रेखा पर दोस्तों मकर संक्रांति के दिन सूर्य की जो किरणें होती हैं वो एकदम लंबवत पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 21 मार्च, बी है 21 सितंबर, सी है दोस्तों 21 दिसंबर और डी है 21 जून को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 21 मार्च को दोस्तों दिन और रात दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है। यानी जो पृथ्वी की हमारी दोस्तों रचना उसमें किस तत्व की बहुलता यानी कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों सिलिकॉन, बी है ऑक्सीजन, सी है एल्यूमिनियम और डी है लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोहा की प्रचुरता बहुलता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रग्रहण किस तिथि को लगता है। चंद्रग्रहण किस तिथि को लगता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रग्रहण पूर्णिमा को लगता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना की भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों सिलिका, बी है मैग्नीशियम, सी है निकेल और डी है लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिलिका जो है दोस्तों अब पृथ्वी की आंतरिक भूप्रपटी में दोस्तों पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों निकिल ग्रेनाइट, बी है बेसाल्ट और डी है चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, निकिल पाया जाता है। ठीक है, इसको निकेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग है। ऑप्शन दोस्तों भूपर्पटी, बी है मेटल, सी है क्रोड और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है।
ऑप्शन है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है दक्षिणी अमेरिका और डी है दोस्तों कनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला दोस्तों हमारी स्थित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे लंबी नदी है, ठीक है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है दोस्तों अमेजन, बी है आमूर, सी है कांगो और डी है लीना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमेजन नदी जो है इन नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कौन ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों जैम्बेजी, बी है लिम्पोपो, सी है कांगो और डी है नाइजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लिम्पोपो जो नदी है अफ्रीका की वो जो दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पाक जल संधि किन 2 देशों को जोड़ती है। ऑप्शन दोस्तों भारत चीन, बी है भारत श्रीलंका, सी है मालदीव और डी है भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों पाक जल संधि जो है वो दोस्तों भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो हमारी पाक जल संधि है वो भारत श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन दोस्तों ईरान, बी है यूएसए, सी है तुर्की, डी है भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों ग्रेट सॉल्ट झील उपलब्ध है यानी कि मौजूद है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन है दोस्तों ए है दोस्तों बेकाल, बी है कैस्पियन सागर, सी है अमेजन, डी है कॉन्गो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बैकॉल जो झील है वो सबसे गहरी झील मानी जाती है, बैकॉल झील। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ठीक है। ऑप्शन तो कील नहर, बी है पनामा नहर, सी है सू नहर और डी है स्वेज नहर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्वेज नहर जो है दोस्तों वो विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कील नहर, जो कील नहर है विश्व के किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है रूस और डी है चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जर्मनी में स्थित है। कील नहर जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों स्वेज बंदरगाह, बी है पोर्ट सईद, सी है पोर्ट अलेक्जेंड्रिया और डी है कैरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पोर्ट सईद जो है दोस्तों वो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। ऑप्शन हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेडागास्कर तथा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। ऑप्शन दोस्तों गिनी की खाड़ी, बी है जिब्राल्टर संधि, सी है मोजाम्बिक चैनल और डी है बेरिंग सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोजाम्बिक चैनल जो है दोस्तों मेडागास्कर तथा अफ्रीकी भूमि के मुख्य भूमि के बीच स्थित है दोस्तों, मोजाम्बिक चैनल, और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन तो मृत सागर में, बी लाल सागर में, सी वान झील में और डी सॉल्ट झील में। लवणता का मतलब होता है कि नमक ज़्यादा मात्रा में किस में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सॉल्ट झील जो है दोस्तों उसमें उच्चतम लवणता पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन तो हिंद महासागर, बी है उत्तरी प्रशांत महासागर, सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि रीफ निम्नलिखित में से किन देशों में से किस एक तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, बी है घाना, सी है क्यूबा और डी है इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए इसी संधि को जोड़ते हुए कुछ आगे भी अगले कुछ जो प्रश्न है वो दोस्तों उनको देखते हैं। और ये दोस्तों सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अलग अलग प्रश्नों को आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि जो महत्वपूर्ण है इस वीडियो सीरीज में हम लोग वही करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आते नहीं हैं या उनसे कम क्वेश्चन आते हैं उनको दोस्तों इस सीरीज में हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो आपके पास भी कोई प्रश्न हो किसी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों उसको भेज सकते हैं।
चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दोस्तों ऑर्गन, बी है क्रिप्टॉन, सी है रेडॉन और डी है जेनॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेडॉन जो है वो वायुमंडल में दोस्तों नहीं पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, यानी कि कौन सा गैस सर्वाधिक हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन दोस्तों कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों मध्यमंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है समताप मंडल और डी है आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, समताप मंडल जो है दोस्तों वो हमारा वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से संबंध रखता है। ठीक है, और समताप मंडल में ही दोस्तों जो हमारे वायुयान होते हैं वो उड़ते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी को किस सतह से परावर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं वो पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन दोस्तों क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी है क्षोभ सीमा और डी है समताप मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है। ऑप्शन तो समताप मंडल, बी है आयन मंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आयन मंडल में दोस्तों स्थित होते हैं। ठीक है, संचार जो उपग्रह होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो वायुमंडल के आयन मंडल में स्थित होते हैं। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न कर रहा है कि कर्क और मकर रेखा में के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क और मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, बी है शीत कटिबंध, डी सी है दोस्तों उष्ण कटिबंध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध कहा जाता है मकर और कर्क रेखा के क्षेत्र को। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले कोई अपडेट्स और कोई भी आपको यदि स्टडी मटेरियल्स आते हैं तो आपसे ना छूटें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए